हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मोमेंटम क्लासेस। मेरा नाम है रुचि तिवारी और आज है 29 अगस्त। 29 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को आज हम इस लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, किस सरकारी योजना ने हाल ही में अपने 6 वर्ष पूरे किए हैं? तो इसका सही जवाब है जनधन योजना। जनधन योजना ने हाल ही में 28 अगस्त को अपने 6 वर्ष पूरे किए हैं। जनधन योजना की प्रारंभिक घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को की थी। हालांकि इसे वास्तविक तौर पर 28 अगस्त 2014 से प्रारंभ किया गया। अब यह योजना शुरू तो हो गई, परंतु हमें इसका उद्देश्य जानना जरूरी है। जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य यह था कि देश भर में सभी परिवारों को एक वित्तीय सुविधा जैसे कि बैंकिंग सुविधाएं जो है वो मुहैया कराई जा सके एवं हर व्यक्ति का बैंक खाता खुलवाया जा सके। अब एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस योजना से संबंधित है कि जनधन योजना का वर्तमान में संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो वर्तमान में जनधन योजना का संचालन वित्त मंत्रालय करता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली किसने लॉन्च किया? तो राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस समय वर्तमान में हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, जिन्हें आप इमेज में देख सकते हैं। तो पीयूष गोयल ने ही राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली को लॉन्च किया है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने ये प्रणाली लॉन्च क्यों की है? तो दरअसल इस प्रणाली को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य यह है, इससे संपूर्ण भारत के सभी औद्योगिक समूह अर्थात जितने भी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं उनको एक डाटाबेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में काफी सहायता मिलेगी। अब यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज की है GIS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला सवाल है, किस राज्य ने केंद्र से उसे भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है? तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने केंद्र से उसे भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है। अब हमारे मन में ऐसा सवाल उठता है कि अरुणाचल प्रदेश ने यह सिफारिश की क्यों है? तो देखो, इसके पीछे मेन 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये कि अरुणाचल प्रदेश से लगने वाले जो राज्य हैं जैसे कि असम, मिजोरम, जो कि 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, उसे इन अनुसूची के तहत इन राज्यों की जो जनजाति आबादियां हैं उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश भी ऐसा चाहता है कि यहाँ की जनजाति आबादी को अनुसूची 6 के तहत एक विशेष प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। इसका दूसरा कारण यह हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं वह उन्हें प्रिजर्व करना चाहता है और वह इस तरीके से प्रिजर्व करना चाहता है कि वहाँ उन नेचुरल रिसोर्सेस का उपयोग केवल वहाँ के स्थानीय लोग ही कर सके और इन्हीं कारणों से वह संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश कर रहा है। अब यहाँ पर हमने 6ठी अनुसूची की बात की, तो कुछ 6ठी अनुसूची के बारे में जानना जरूरी है हमें। तो देखो, सबसे पहले 6ठी अनुसूची को 1949 में संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। 6ठी अनुसूची के तहत मुख्य रूप से 4 राज्यों असम, मिजोरम, मेघालय एवं त्रिपुरा की जनजाति आबादियों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। साथ ही इस 6ठी अनुसूची के तहत इन उपर्युक्त सभी 4 राज्यों में एक स्वायत्त जिला परिषद अर्थात ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के गठन करने की भी व्यवस्था की गई है। अब बात अरुणाचल प्रदेश की है। तो भारत के मैप में हम देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश एक नॉर्थ ईस्टर्न राज्य है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं एवं इसके राज्यपाल BD मिश्रा हैं। अगला सवाल है, AR लक्ष्मणन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो देखो, AR लक्ष्मणन सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व जज थे। इसके अलावा AR लक्ष्मणन विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी थे। अतः इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा A और B दोनों। इस इमेज में आप जिन्हें देख रहे हैं वही हैं AR लक्ष्मणन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला सवाल है, किसके साथ AIFC ने फुटबॉल के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो हाल ही में AIFC ने FCA के साथ फुटबॉल विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। AIFC अर्थात एसोसिएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल कोचेस ने फुटबॉल कोचेस ऑस्ट्रेलिया के साथ
भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉल में विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात कुछ फुटबॉल के बारे में। तो देखो, फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट उसे फीफा कहते हैं। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन होता है। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। फीफा का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिच में स्थित है। 2018 में फीफा का लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था, जिसका विजेता फ्रांस था। यह वर्ल्ड कप रूस में आयोजित किया गया था एवं इसका उप विजेता क्रोएशिया था। फीफा का अगला वर्ल्ड कप 2022 में कतर में प्रायोजित है। अगला सवाल है, किस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के स्कूल बच्चों के 1/3 बच्चे रिमोट लर्निंग का उपयोग करने में असमर्थ हैं? तो हाल ही में आई यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सभी स्कूल बच्चों के 1/3 बच्चे रिमोट लर्निंग का उपयोग करने में असमर्थ हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस समय कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में रिमोट लर्निंग की संभावनाएं जो हैं एवं जरूरतें भी बढ़ी हैं। परंतु यूनिसेफ की एक रिसर्च के अनुसार ये पता चला है कि स्कूल जाने वाले दुनिया भर के लगभग 1/3 बच्चे अभी भी रिमोट लर्निंग का उपयोग करने में असमर्थ हैं। अब बात यूनिसेफ की, तो यहाँ पर आप यूनिसेफ का लोगो देख सकते हैं। यूनिसेफ मूल रूप से एक यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है और वर्तमान में इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेनरिटा एच फोरे हैं। अगला सवाल है, डिजिटल ग्राहक अनुभव बढ़ाने के लिए HDFC बैंक किसके साथ साझेदारी कर रहा है? तो वर्तमान में HDFC बैंक डिजिटल ग्राहक अनुभव बढ़ाने के लिए एडोब के साथ समझौता कर रहा है। एडोब एक फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है। अब यदि HDFC बैंक की बात की जाए तो यहाँ आप उस बैंक का लोगो एवं टैगलाइन देख सकते हैं। HDFC बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में की गई थी। वर्तमान में इसके CEO आदित्य पुरी हैं, परंतु अक्टूबर 2020 से मिस्टर शशिधर जगदीशन इसके नए CEO होंगे। अगला सवाल है, किसने पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव का विमोचन किया है? तो हाल ही में हमारे आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। यहाँ आप इस पुस्तक की इमेज देख सकते हैं। वास्तव में यह पुस्तक 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के महान योद्धा फील्ड मार्शल मानेकशॉ के लिए एक ट्रिब्यूट है, जिसे मनोज मुकुंद नरवणे ने विमोचित किया है। यहाँ आप इमेज में हमारे आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को भी देख सकते हैं। अगला सवाल है, किस देश में चाइनीज स्मार्टफोन OnePlus की विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रिसर्च फैसिलिटी 2022 तक होगी? तो अपने देश भारत में स्मार्टफोन OnePlus की 2022 तक विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रिसर्च फैसिलिटी होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में एक अग्रणी देश है और 2022 तक स्मार्टफोन OnePlus की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर हब होगा। अब बात चाइना की, तो चाइना की राजधानी है बीजिंग। चाइना के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग एवं चाइना की करेंसी है युआन। हाल ही में चाइना अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर को लेकर, भारत के साथ इंडो चाइना बॉर्डर वॉर एवं साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर न्यूज में बना रहता है। अगला सवाल है, IIT पूर्व छात्र परिषद एल्यूमिनी काउंसिल ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो हाल ही में IIT एल्यूमिनी काउंसिल ने रूस की सॉफ्टवेयर कंपनी रसॉफ्ट एवं मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए भागीदारी की है। अतः इसका सही जवाब होगा दोनों। अब बात रूस की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन।
रूस में ही दुनिया की सबसे डीपेस्ट लेक बैकाल झील उपस्थित है। साथ ही रूस में ही दुनिया का सबसे ठंडा स्थान बर्खियांस्क भी उपस्थित है। ऐसा कहा जाता है कि बर्खियांस्क में ही दुनिया का सबसे अधिक ताप अंतर अर्थात टेम्परेचर रेंज मापा जाता है। सो गाइज, यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करें एवं अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।